आप सबको सुबह का नमस्कार। और आज कई दिनों बाद मुझे लगा कि सुबह के वक्त, चूंकि आज की सुबह अखबारों की सुर्खियों को देखें तो बड़ी खबर लेकर आई है। और कल जिस ढंग से किसानों की वापसी का ऐलान हुआ, उसके बाद लगा कि जरा आज के अखबारों की मैं सुर्खियां देखूं और देखूं कि अखबारों ने क्या छापा है। मेरे हाथ में दिल्ली से छपने वाले 12-13 अखबार हैं। और आपको याद होगा कि किसी ज़माने में, मतलब पिछले साल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हर रोज़ मैं अखबार देखकर एक रोज़ रिव्यू करता था, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा। तो आज लगा कि जब किसानों की इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है, ऐसी जीत कि किसान नाच रहे हैं, गा रहे हैं और खुशी से दिल्ली की सरहदों से, सीमाओं से किसान वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लौट भी रहे हैं, तो लगा जरा अखबारों की सुर्खियां भी देखूं, मीडिया की भूमिका पर भी बात करूं और जो मेरा अनुभव रहा है बीते एक साल में किसान आंदोलन के दौरान, उस पर भी कुछ बात करूं। लेकिन सबसे पहले जरा अखबारों की बात, और यही मेरा थंबनेल भी है। किसान तो जीत कर चले, इनकी कब्जियत कब खत्म होगी? इनकी मतलब कौन? मोदीवादी मीडिया, जिन्हें बहुत सारे लोग गोदी मीडिया कहते हैं। वो मीडिया जो किसानों को लगातार बदनाम करता रहा, वो मीडिया जो किसानों को देशद्रोही साबित करने की कोशिश करता रहा। तो जरा उस मीडिया की भूमिका पर भी बात करें। और खास करके जो मैंने कहा कि आज के अखबारों में क्या छपा है, कुछ ऐसी खबरें जो शायद मुझे ना पता हो, और चूंकि 12-13 अखबार है इसलिए बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो आपको ना पता हो। तो सबसे पहले आज जैसे दैनिक भास्कर में मैंने देखा, सबसे अच्छा अगर किसी ने आज के कवरेज किसी अखबार में है तो दैनिक भास्कर में पहले पन्ने पर अन्नदाता की घर वापसी, और उसके बाद पूरी खबर भास्कर ने छापी है कि कैसे 15 जनवरी को फिर समीक्षा बैठक होगी। जो आपको पता होगा कि किसानों ने कल ऐलान किया कि 15 जनवरी तक उनकी मांगें, जिसमें एमएसपी पर कमेटी बनाने की है, केसों की, मुकदमों की वापसी का है, इन सब पर अगर जो सरकार की तरफ से रेस्पॉन्स होना चाहिए वो नहीं दिखा तो फिर वो समीक्षा करेंगे और उसके बाद अगली रणनीति तय करेंगे। इसलिए कल उन्होंने कहा था यह आंदोलन खत्म नहीं हुआ, स्थगित हुआ है। तो भास्कर ने पहले पन्ने पर विस्तार से सब छापा है, लेकिन सबसे एक भावुक करने वाली खबर भी है। और सरकार ने जिस ढंग से संवेदनहीनता दिखाई है वो खबर भी है कि किसानों की जो मौतें हुई है इस आंदोलन के दौरान, भास्कर ने एक बड़ा सा बॉक्स छापा है जिसमें 378 दिनों में 714 लोगों की जो जानें गई हैं, उन 714 लोगों में से मुझे लगता है सबके नाम छपे हैं। और ये नाम संयुक्त मोर्चे की तरफ से एक ब्लॉग है, उस ब्लॉग में दर्ज है और वहीं से नाम लिए गए हैं। उसमें नाम, पते, तस्वीरें भी हैं। और ये वही किसान हैं जिनकी मौतें दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन के दौरान हादसे में, सर्दी में, बीमार होकर, हार्ट अटैक से या खुदकुशी करके जिनकी जानें गई हैं, वो उन किसानों का जिक्र उनके नाम के साथ यहाँ है। और ये वही किसान हैं जिनका कोई रिकॉर्ड भारत सरकार ने कहा था उनके पास नहीं है, इसलिए मुआवजे का सवाल नहीं। लेकिन किसान आंदोलन की तरफ से किसानों की दबाव का नतीजा ये हुआ कि सरकार ने रजामंदी जताई है कि जिस तरह से पंजाब ने 5 लाख मुआवजा दिया, हम भी देंगे। तो विस्तार से भास्कर ने उन किसानों के नाम छापे, और ये वो गुमनाम किसान हैं दरअसल जिनकी बहुत बड़ी भूमिका इस आंदोलन में रही है, जिन्होंने अपनी शहादत दे दी, जान दे दी। अलग अलग जिले के, गांव कस्बे के किसान, गुरबचन सिंह, करनैल सिंह, गुरजट सिंह, राजेंद्र कौर, बलबीर मिट्टू, दर्शन सिंह, सुखपाल, मुख्तियार, बख्शीश, कंचन लाल, प्यारे लाल, प्रीतम, अंग्रेज सिंह, करमबीर। इसमें सिख बहुत ज़्यादा हैं। पंजाब के जो सरदार हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, नाम से भी आपको पता चलेगा। और मैं बार बार कहूँगा, 100 बार कहूँगा, इस आंदोलन की बुनियाद, इस आंदोलन की ज़मीन पंजाब के सिखों और सरदारों ने तैयार की। आंदोलन की शुरुआत भी वहीं से हुई, आंदोलन को धार भी वहीं से मिली, संगठन भी वहीं से बने, दिल्ली चलो का नारा भी वहीं से बुलंद हुआ, घेराबंदी का ऐलान भी वहीं से हुआ। और पंजाब के सिखों और सरदारों ने जो आंदोलन को आगाज दिया, आंदोलन की जो बुनियाद खड़ी की, बनाई, उसी पर वो इमारत खड़ी हुई जिस इमारत से, जिस इमारत की बुलंदी से सरकार हिली और उसके बाद सरकार को हार माननी पड़ी। लेकिन यहाँ जो नाम है, दमन सिंह, केवल सिंह, हरवंश, शमशेर, रोमी कुमार, मंगल कुमार, रेशम सिंह, दरबारा सिंह, बलवीर कौर,
बालकरण, भजन सिंह, गुरनाथ सिंह, विजेंद्र दलाल, प्रताप सिंह, गमदूर सिंह, बलवीर मान, ये वो किसान हैं जिन्होंने, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नाम चिट्ठियां छोड़ी, अपनी खुदकुशी, अपनी जान देने से पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री को बताया कि यह कानून वापस लीजिए। यह अलग बात है कि उसके बाद भी प्रधानमंत्री उन चिट्ठियों से कहीं भी भावुक नहीं हुए, विचलित नहीं हुए, हिले नहीं। वो हिले तब जब लगा उनकी जमीन यूपी में हिल सकती है, सियासी जमीन, सत्ता की जमीन, तब हिले। तो उसका जिक्र है। उसी में एक खबर देख रहा हूं, तरह तरह की खबरें कि किसानों ने कैसे वहां अपनी झोपड़ियां बनाई और कैसे 1 साल से टिके रहे, और तमाम तरह की खबरें। इन खबरों पर कुछ और पहलू हैं, जैसे इसमें एक पहली बार 10 चेहरे जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर किसान आंदोलन को दी मजबूती। ये एक दिलचस्प उन किरदारों के बारे में है। मैं बार बार बात करता हूं कि आंदोलन के बहुत सारे किरदार थे, उन किरदारों पर बात किए बगैर ये आंदोलन का मुकम्मल इतिहास नहीं लिखा जाएगा। उन किरदारों का जिक्र है। इस पर बात करने से पहले आपको बताऊं, जिस अखबार की खबर को देखकर मैंने थंबनेल लिखा है, एक अखबार है दैनिक जागरण, और दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर तो खबर छापी, कल से होगी किसानों की वापसी। खबर है, इसमें कोई ट्विस्ट करने की गुंजाइश भी नहीं थी। लेकिन अंदर के पन्ने पर जो संपादकीय है दैनिक जागरण का, और संपादकीय के अलावा एक पन्ना जो दैनिक जागरण ने खबर छापी है, इसकी कुछ खबरें आपको बताता हूं। और यही भूमिका इस अखबार की और ऐसे बहुत सारे मीडिया घरानों की बीते 1 साल से रही है। और यह अखबार दैनिक जागरण कम से कम 50 बार संपादकीय और लेख लिखकर इन किसानों के खिलाफ एक दुष्प्रचार और मुहिम का मुख्य जो किरदार रहा, हिस्सा रहा, दैनिक जागरण रहा है। और दैनिक जागरण ने आज क्या लिखा, चूंकि अब तो गुंजाइश नहीं थी कुछ उस तरह से करने की, लेकिन फिर भी जहां उन्हें लगा, मौका मिला, दैनिक जागरण ने एक खबर लिखी है, जिद खत्म, पटरी पर लौटी जिंदगी। जिद मतलब किसानों की जिद। इन्हें मोदी सरकार की जिद और मोदी सरकार में कोई खामी कमी कभी नजर नहीं आती है। दैनिक जागरण, बॉर्डर खुलने से उद्योगों को मिलेगी संजीवनी, प्रदर्शनकारियों को खूब मिला विदेशी धन। प्रदर्शनकारियों को खूब मिला विदेशी धन, ये दैनिक जागरण ने खबर छापी है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रदर्शनकारियों को, किसानों को विदेशों से चंदे मिले। देश के जो संस्थान हैं, सामाजिक संगठन हैं, या बहुत सारे दानवीर सेवादार होंगे, उन्होंने भी चंदे दिए। लेकिन इनको शिकायत है कि विदेशों से बहुत धन मिले। ये जागरण जब खबर छापता है और उसके बाद विदेशी सहयोग के बिना कृषि कानून प्रदर्शन ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता, ये जब खबर लिखता है, प्रदर्शन को विदेशी फंडिंग से पूरी मजबूती मिली, ये जब खबर लिखता है, और इस तरह की भाषा जो लिखी गई है कि उस समय सामने आई ये बात जब नेताओं ने मन से विदेशों से फंडिंग मिलने की घोषणा की, ट्रॉली टेंटों में ऐसी फ्रिज, पिज्जा, बर्गर की सुविधा थी, ज्यादातर प्रदर्शनकारियों को ऐसी सुविधा दी गई। कनाडा, न्यूजीलैंड, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया से ये सब आए, विदेश से पैसे आए। विदेशी फंडिंग पर उठे सवाल। भाई साहब, जो किसानों को विदेशी फंडिंग किसान मोर्चे को मिली, एक दैनिक भास्कर ने मेरे ख्याल से 3 दिन पहले पहली लीड छापी थी, जिसमें 6 करोड़ कुछ रुपए किसानों को मिले, लगभग 7 करोड़ किसान मोर्चे को, जो ऑन रिकॉर्ड ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ होगा। और उसमें से लगभग 90% का उन्होंने, 80% का हिसाब उन्होंने दे दिया था, और उसमें कुछ पैसे 80-90 लाख, याद के आधार पर बोल रहा हूं, जो दैनिक भास्कर की खबर थी, वो बाकी थे, बाकी का हिसाब दे दिया किसानों ने। और अगर मिले 6-7 करोड़, मैं तो हैरान रह गया कि 1 साल में सिर्फ 6-7 करोड़ मिले क्या ऑनलाइन ट्रांसफर, बहुत कम मिले फिर तो। और अगर ऑनलाइन मिले, देश भर में, दुनिया भर में ऐसे मददगार लोग हैं, तो विदेशी फंडिंग के दम पर चलने वाले इस आंदोलन को जैसी खबर छापकर उसे बदनाम करने की जो भूमिका ऐसे संस्थानों ने, अखबारों ने निभाई, और वो संस्थान, वो अखबार जो कभी मोदी से सवाल पूछते हैं। 7 साल में बीजेपी को जो चंदे मिले हैं, वो दूसरी पार्टियों के मुकाबले कई गुना ज्यादा, हजारों करोड़, अलग अलग ढंग से, चाहे बॉन्ड के फॉर्म में हो, चाहे कैश के फॉर्म में हो, चाहे काइंड के फॉर्म में हो, चाहे ऑनलाइन ट्रांसफर के फॉर्म में हो। आज बीजेपी देश की रिचेस्ट पार्टी है, रिचेस्ट। एक तरफ 135 साल की पुरानी कांग्रेस जो 60 साल सत्ता में रही, उसकी तिजोरी में क्या होगा जो बीजेपी के पास है। जिले जिले में बीजेपी के दफ्तर खोले जा रहे हैं, और खोले गए जमीन लेकर। अब मैंने छोटे छोटे जिलों में बीजेपी के दफ्तर देखे। दिल्ली में बीजेपी का 5 सितारा ऑफिस है, सैकड़ों करोड़ से बना, हजारों करोड़ भी हो सकता है। लेकिन कभी पूछा गया कि बीजेपी को कहां से इतने पैसे आ रहे हैं, कौन लोग हैं दे रहे हैं?
और जो इतने सैकड़ों करोड़ बीजेपी को चंदा देते हैं, चाहे कॉर्पोरेट हो या कोई, वो क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं चाहता है और नहीं लेता होगा? बीजेपी की रैलियां जो होती है प्रधानमंत्री मोदी की, एक एक रैली पर कितने खर्चे होते हैं? कभी किसी की हिम्मत है कि सवाल पूछे, पता करने की कोशिश करे कि अभी से जो 2.5 महीने बाद यूपी में चुनाव होने हैं, उस चुनाव के लिए जो 50 रैलियां होगी, उन रैलियों के लिए जो एक एक रैली पर करोड़ों खर्च होंगे, वो कहां से आ रहे हैं? वो क्या इनकम टैक्स 30% देकर, टैक्स देकर, और उसके बाद व्हाइट मनी में आ रहा है? किसी ने सवाल पूछा नहीं। विदेशी फंड से यह आंदोलन चल रहा था। मैं टीवी 9 में था 2 साल पहले, 2019 में, चुनाव के पहले के स्टिंग, हम 2-3 जो वरिष्ठ थे, हम लोगों का आइडिया था, रिपोर्टर्स ने किया, तो उसमें बीजेपी के सांसदों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए हम 1-1, 2-2 करोड़ चंदा जुटाते हैं, सब कैश में। स्टिंग ऑपरेशन है, ऑन एयर, यूट्यूब पर पड़ा होगा। लेकिन कभी वो सवाल नहीं कि बीजेपी को जो पैसे आते हैं, सत्ताधारी दल को जो पैसे आते हैं, और वो जो करोड़ों खर्च कर रहे हैं रैलियों में, चुनाव में, कैश बरामदगी होती है, वो कहां से आते हैं? लेकिन किसानों से दिक्कत है। आया कितना? 6.5 करोड़, और उसी फंड से दिक्कत है, विदेशी फंड से चलता रहा ये दैनिक जागरण। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे अखबार और ऐसे मीडिया वालों के जो पेट में मरोड़ उठा है, कब्जियत हुई है, वो कब्जियत कब खत्म होगी? इसी में जागरण में एक और खबर है, प्रदर्शन बचाने को चला था आंसुओं का दाव। ये टिकैत को लेकर खबर छापी है। टिकैत के आंसू निकले थे, आपको पता होगा। वो 28 जनवरी की शाम थी, और 28 जनवरी को जब सरकार ने पूरी तरह से इस आंदोलन को समेटने की तैयारी कर दी थी, और एक टेलीविजन चैनल के एक एंकर ने ट्वीट भी कर दिया था आंदोलन की आखिरी शाम, और 2000 पुलिस वाले गाजीपुर बॉर्डर पर थे, मैं भी उस वक्त था, और उसके बाद 100-150 किसान और बाकी डरे सहमे, पुलिस ने ऐसा माहौल बनाया कि जो बचे उनकी गिरफ्तारी होगी, और लगभग गिरफ्तारी के स्टेज पर तक बात जा चुकी थी। लेकिन टिकैत के आंसू निकले, और उसका नतीजा यह हुआ कि हजारों लोग यूपी, पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों से और हरियाणा से आए, और उसके बाद उस आंदोलन में जो एक कमजोरी आई थी, लगा कि आंदोलन कमजोर हो रहा है 26 जनवरी के बाद, वो आंदोलन अचानक फिर से मजबूती से उठ खड़ा हुआ, और आज वो आंदोलन जीत के साथ, जश्न के साथ, ढोल नगारे गाजे बाजे के साथ किसान लौट रहे हैं, लौटना शुरू कर चुके हैं, बड़ी तैयारी के साथ। जो बड़ी रवानगी होगी वो कल होगी। लेकिन प्रदर्शन बचाने को चला था आंसुओं का दाव। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी, जो 7 साल से इतने दाव चल रहे हैं, क्या इस अखबार की हैसियत है कि एक बार प्रधानमंत्री से पूछे? ये अखबार नहीं, कोई भी मीडिया घराना, कोई भी वो संस्थान, वो पत्रकार जो प्रधानमंत्री मोदी, उनकी पार्टी, उनकी सरकार, योगी अमित शाह की चापलूसी और उनके लिए जमीन पर लेटते हैं, जमीन पर लेटने वाली पत्रकारिता करते हैं, कभी पूछ सकते हैं कितने दाव प्रधानमंत्री मोदी ने चले? प्रधानमंत्री मोदी ने दाव चले, बड़े बड़े फैसले किए, और ऐसे फैसले किए जो डिजास्टर साबित हुआ या जिसके नतीजे नहीं निकले। पूछा कभी? नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था 50 दिन मुझे दे दो, और 50 दिन में अगर नया भारत में नहीं दे पाया तो किसी भी चौराहे पर बुला लेना, और ... क्या नया भारत मिल गया 50 दिन बाद? नोटबंदी से भारत के घर घर में खुशहाली आ गई? क्या 3-4 लाख करोड़ भारत सरकार को रिकवर हो गया ब्लैक मनी? क्या ब्लैक मनी वालों की कमर टूट गई? या सारे पैसे, 99% पैसे, काले धन समेत सब सरकार के खजाने में वापस हो गए? क्या 50 दिन बाद मोदी फिर से आए कि मैं अब चौराहे पर हूं? या किसी ने पूछा कि प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था 50 दिन बाद मुझे चौराहे पर बुला लेना अगर मैं नया भारत नहीं देता हूं? नहीं पूछा ना। ऐसे 50 फैसले प्रधानमंत्री मोदी के हैं, जिसमें बड़े बड़े ऐलान किए गए, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। और यहां आपको दाव दिखता है। हां, हो सकता है दाव हो सकता है भावुकता हो, और मैं कहूंगा दाव से ज्यादा भावुकता थी, क्योंकि उस समय टिकैत को लगा होगा कि अब हम असहाय हैं। आदमी भावुक होता है कई बार, उस भावुकता की कई वजह हो सकती है। कई बार यह भी लगा होगा कि यहां हजारों थे, अभी चंद बैठे। उस भावुकता में टिकैत के आंसू निकले। लेकिन आपको टिकैत की भावुकता में नाटक दिख रहा है, प्रदर्शन बचाने में आंसुओं का दाव दिख रहा है। जो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के लोग जो 7 साल से जो कर रहे हैं, उसमें नहीं दिखता है। जो मंदिर में जाते हैं भगवान के दर्शन करने मल्टी कैम के साथ, जो जाते हैं केदारनाथ में ध्यान गुफा में, वहां भी कैमरे उनके सामने लगे होते हैं, वो क्या होता है? क्या कभी ऐसा ध्यान सुना है कि ध्यान कर रहे हैं और 4 कैमरे से शूट हो रहे हैं? क्या आपने सुना है? क्या मंदिर में सुना है आपने कि आप जो भी करें सब इसलिए करें क्योंकि कैमरे पर आना है? तो नहीं। चलिए, तो सारे सवाल ऐसे जो मोदीवादी मीडिया
उनसे उनके सारे सवाल किसानों से, किसान नेताओं से थोड़ी रीढ़ की हड्डी सीधी करते, जो मुमकिन नहीं है, और करके कुछ सवाल पूछ लेते सरकार से। कुछ पूछ लेते कि अगर आपने कहा था 2016 में कि किसानों की आमदनी 2022 में दोगुनी होगी, रैलियों में कहा, तो 2022 आने में कितने दिन बाकी हैं? आज 10 तारीख है, 21 दिन बाद 2022 शुरू होगा। एक बात पूछिए, छापिए कि प्रधानमंत्री जी 21 दिन बाकी हैं, क्या 2022 से किसानों की आमदनी दोगुनी होनी शुरू होगी? हिम्मत नहीं पूछेंगे। तो ये दैनिक जागरण है। नीचे, अब आजाद होगी दिल्ली की सीमाएं। पूरे अखबार का टोन ऐसा है जैसे छाती पीटते हुए जो कुछ लिख सकते हैं लिखने के आखिरी दौर में कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद आजाद होगी दिल्ली की सीमाएं। दिल्ली की सीमाएं यकीनन दिल्ली वालों को मुश्किल थी, यकीनन रास्ते बंद थे, यकीनन ट्रैफिक में जो लोग जाते होंगे उन्हें वक्त लगता होगा। और उसका एक अगर कहें तो उन मुश्किलों का एक शिकार मैं भी था। मेरे घर से NH-24 नजदीक है और कई किलोमीटर दूर सफर करके मुझे दिल्ली या कहीं भी जाना पड़ा 1 साल तक, लेकिन एक तरफा नहीं होता है। और अगर यह आंदोलन नहीं करते तो ये सरकार झुकती नहीं, और सरकार अगर झुकी तो उन मुट्ठी भर किसानों ने झुकाया। ये बड़ी बात है, लोकतंत्र में बड़ी जीत है। लोकतंत्र में सिर्फ संख्या बल नहीं होता है, सिर्फ बाहुबल और सत्ता बल नहीं होता है, ये किसानों ने दिखाया। इसी अखबार का एक संपादकीय है। चूंकि मैंने कहा शुरू में कि मैं चाहता था जरा अखबारों में देखूं कहां क्या छपा, इसी अखबार में एक संपादकीय है। इस संपादकीय में क्या है? आंदोलन की वापसी। और इस आंदोलन की वापसी में फिर छाती पीटना स्यापा है, क्योंकि ये अखबार मैंने कहा 50 से ज्यादा संपादकीय, 50 से ज्यादा लेख, हो सकता है 100 लेख लिख चुका है। एक रेंज है 5-10 लोगों की इस अखबार में लिखने वालों की, जो मोदी के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी लिखते हैं। सालों भर मोदी की शान में कसीदे पढ़ते हुए लेख लिखते हैं और खुद को पत्रकार, राष्ट्रवादी, देशभक्त और सब कुछ बताते हैं, और दूसरों के लिए तमाम तरह की उपाधियां और तमगे देते हैं। ऐसे दर्जनों लोगों को जानता हूं जो सत्ता के सामने रेंगते हुए पत्रकारिता करते हैं। उनका हर लेख सिर्फ सत्ता के लिए होता है, मोदी के लिए होता है। हर लेख सिर्फ अपोजिशन और मोदी सरकार पर जो की आलोचना करता है उनके खिलाफ होता है। ऐसे दर्जन भर लेखक इस अखबार के साथ हैं और संपादकीय तो ऐसे। अब संपादकीय की लाइन सुनिए। अखबार लिखता है, आखिरी लाइन है, इन सब के साथ ही इस सवाल का भी जवाब मिलना चाहिए कि आखिर कब तक लोगों को बंधक बनाकर किए जाने वाले आंदोलन, आखिर लोगों को बंधक बनाकर किए जाने वाले आंदोलन कितने सही हैं। ये पंक्ति ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी बार पढ़ेंगे हर जगह लगेगा कि पीड़ा, कितनी तकलीफ थी इस आंदोलन को लेकर। इसी अखबार में यह लिखा हुआ है, यह भी स्मरण रखना होगा कि उनके आंदोलन में देश भर के किसानों की भागीदारी नहीं थे। तमाम किसान ऐसे थे जो कृषि कानूनों को अपने लिए उपयोगी मान रहे थे। तो कई लोगों ने कहा कि वो किसान आए सड़क पर बात करें, क्योंकि यूपी बिहार के किसानों को MSP का पता ही नहीं है। वो आंदोलन के खिलाफ और विरोध क्या करेंगे, उन्हें पता नहीं है। लेकिन जिन्हें आप मुट्ठी भर कहते रहे, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई ना, तो समर्थक भी आते जरा। इसी में हर लाइन संपादकीय जो इन्होंने लिखा है, हर लाइन में MSP पर जैसे कानून गारंटी कानून की पैरवी की जा रही, वैसा कोई कानून किसान हितों को क्षति पहुंचाने और साथ ही महंगाई बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। मतलब MSP पर कानून महंगाई भी बढ़ाएगा और किसान के हितों को नुकसान भी पहुंचाएगा। इस अखबार में अगर हिम्मत होती ना, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2011 में मुख्यमंत्री रहते जो एक रिपोर्ट बनाई थी, मुख्यमंत्रियों की समिति के अध्यक्ष थे, और रिपोर्ट उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी थी, और तब उसकी तस्वीर भी नेट पर है, और उस रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन है, सिफारिश है, वो भी मौजूद है। तो तब के मुख्यमंत्री को क्यों लग रहा था कि MSP को लीगल वैलिडिटी मिलनी चाहिए, लीगल गारंटी होनी चाहिए, और अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा क्यों लग रहा है? तो ये सवाल नहीं है। तो ऐसे आज का ये दैनिक जागरण है। और बाकी अखबारों में भी मैं देख रहा था, अमर उजाला ने ठीक छापा। अमर उजाला की अच्छी भूमिका मैं कहूँगा कई बार रही है। कल से घर लौटेंगे किसान, और उन 15 जनवरी तक मांगे नहीं मानी तो फिर आंदोलन, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया, और कैसे सहमति बनी। और अंदर के पन्नों में भी अखबार में विस्तार से छापा है कि कैसे किसानों में जश्न है, और जश्न के साथ किसान लौटने की तैयारी कर रहे हैं। और उसी में एक खबर है जो ये होगा, जो 11 तारीख को जब किसान लौटेंगे तो जाहिर है बहुत जश्न के साथ लौटेंगे, क्योंकि बार बार कहता हूँ ये जीत कोई मामूली जीत नहीं है।
100, 200, 300 साल बाद भी जब आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा कि भारत में कोई आंदोलन हुआ था, जिस आंदोलन ने सरकार को झुकाया, और वो आंदोलन सड़क पर हुआ था, सड़क पर बैठकर हुआ था, तब्बू कनातों में डेरा डालकर हुआ था, तो इस आंदोलन का जिक्र होगा। इतिहास से इस आंदोलन को कोई हटा नहीं सकता, बल्कि इस आंदोलन के इतिहास के बगैर विश्व इतिहास के किसी बड़े आंदोलन पर अगर कोई इतिहास लिखा जाएगा तो इसके बिना पूरा नहीं होगा। अब इसी में जैसे है, घर जाने के पहले हेलीकॉप्टर से होगी फूलों की वर्षा, कहीं बहादुरगढ़ से खबर है कि फूलों की बारिश होगी, होना भी चाहिए। मोर्चा के इर्द गिर्द मुश्किलें थी, किसान आज टिकरी बॉर्डर पर धरना स्थल पर सफाई करेंगे। इसी वजह से खबर है अमर उजाला में, आत्महत्या करने वाले किसान की झोपड़ी से मिला सुसाइड नोट। मैंने सुसाइड नोट का आपको जिक्र किया कि किसानों की खुदकुशी की खबरें देखकर पढ़कर हमेशा विचलित हुआ, और मैंने अपनी आंख से भी देखा है गाजीपुर बॉर्डर पर। मैं भूल नहीं सकता, 75 साल के बिलासपुर के शायद थे, नाम अगर मुझे याद है, कश्मीर सिंह नाम था शायद उनका, और उन्होंने फांसी लगा ली थी टॉयलेट में और चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी के नाम छोड़ गए थे। वैसे ही आत्महत्या करने वाले किसान की झोपड़ी से मिला सुसाइड नोट, और ये किसान सोनीपत के न्यात के गांव के हैं कि एमपी से कूदकर इन्होंने जान दी, और गुरुवार को परिजनों को किसान की झोपड़ी से सुसाइड नोट मिला। सिंघू बॉर्डर पर धरने में थे, 65 साल इनकी उम्र थी, धर्मपाल इनका नाम था, और सुसाइड नोट में इन्होंने लिखा, किसी भी सरकार ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं किया, न किसानों को शोषण से बचाने के लिए एमएसपी का कानून बनाया, इस तरह से महंगाई, लागत और लाभ के आकलन के लिए कृषि आयोग का गठन भी नहीं किया गया। अब सोचिए, एक किसान जो सड़क पर बैठा है, जो आंदोलन कर रहा है, वो कितना अवेयर है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट से, कृषि आयोग से, महंगाई और उससे, और लाभकारी मूल्य की ज़रूरत से। और लिखा कि सुसाइड नोट में लिखा कि उनके देहांत के बाद पार्थिव शरीर का मानव हित में इस्तेमाल किया जाए। खैर, तो ये अब ऐसी खबरें बहुत विचलित करती हैं, लेकिन इस सरकार को विचलित करती तो एक साल में अगर 718 या 16 किसानों की मौत हुई है तो सरकार कभी जिक्र करती, न संसद में किया, न प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में किया। लेकिन अब उन्हें मुआवजा 5-5 लाख ही सही मिलेगा, तो ये खबर विस्तार से इसमें छपी है। ऐसे ही बाकी अखबारों में मैं देख रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली लीड है, हिंदुस्तान टाइम्स की भी पहले पन्ने पर ये लीड है। भास्कर को देखें तो सबसे विस्तार से भास्कर ने छापा है। दैनिक हिंदुस्तान में भी जैसे देख रहा था, हाँ, ये नवोदय टाइम्स है, जय किसान, आंदोलन खत्म करने का ऐलान, कल विजय रैलियों के साथ आंदोलन स्थल छोड़ देंगे किसान। अब किसानों को के मन में अभी आशंकाएं भी हैं, आशंकाएं एमएसपी को लेकर है। एमएसपी को लेकर कमेटी तो बन गई, लेकिन क्या इस कमेटी के बनने से, कमेटी में किसकी कितने सदस्य होंगे, उन सदस्यों की भूमिका क्या होगी, क्या कंपोजिशन होगा कमेटी का, और क्या इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद, पहले तो रिकमेंडेशन क्या होगा कमेटी का, क्या कमेटी ये कहेगी कि किसानों के लिए कानून बनना चाहिए, एमएसपी को कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए, और उसके बाद क्या बहुमत से ये फैसला होगा, और उसके बाद क्या सरकार उस पर अमल करेगी, इसमें लंबा वक्त लगेगा, इसको देखना होगा। मुझे लगता है इसमें बहुत आशंकाएं अभी हैं सरकार की नीयत पर। और योगेंद्र यादव ने बार बार कहा है, कमेटी कई बार इसलिए बनती है ताकि मिट्टी डाल दिया जाए, कमेटी इसलिए भी बनती है कि क्या बोलते हैं, ठंडे बस्ते में किसी मुद्दे को डाल दिया जाए। इस कमेटी को लेकर भी आशंकाएं हैं किसानों को, इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम 15 जनवरी को रिव्यू करेंगे, सरकार ने जितने वादे किए हैं, वादों की जो लिस्ट है उसका रिव्यू करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो फिर हम लड़ेंगे। इसलिए उन्होंने बार बार कहा, हमने आंदोलन स्थगित किया है, खत्म नहीं किया। अब जिसका मैंने शुरू में किया था जिक्र, जैसे दैनिक भास्कर ने उन 10 किरदारों के नाम छापे हैं। संयोग देखिए, इसमें 1 ही 2 लोगों को मैं जानता हूँ, 2 या 3 लोगों को मिला हूँ, बाकी ऐसे लोग थे जो अलग अलग ढंग से अपनी भूमिकाएं निभा रहे थे। उन सब का जिक्र यहाँ भास्कर ने तस्वीरों के साथ ये ऐसे छापा है, जिसमें वो लोग हैं जो मीडिया से संपर्क बनाकर मीडिया को खबरें दे रहे थे, या मीडिया और किसानों के बीच में क्या कहें, सूत्र की भूमिका निभा रहे थे, वो लोग हैं जो स्टेज संभाल रहे थे, वो लोग हैं जो खाने पीने के इंतजाम जो किसानों के होते हैं वो देख रहे थे। ऐसे नामों को एक लंबी लिस्ट के साथ छापा। 10 लोग हैं कि किसान आंदोलन जितना सामने लड़ा गया, उतना ही पर्दे के पीछे भी संघर्ष चला, और इसमें
हरजीत रवि हैं, चंदों के पैसे का लेखा जोखा उन्होंने किया। दीप खत्री हैं, टेंट और पंडाल के प्रबंधन को संभाला। ये मुझे 2 दिन से वहाँ दिख रहे थे, मैं कभी मिला नहीं, लेकिन कल मैंने इनको देखा, किसी ने मुझे मिलवाया। जान गंवाने वालों का डेटा जुटाया, अनुरूप संधू हैं। टोनी संधू हैं, रहने और खाने पीने का इंतजाम किया। कोरोना और सर्दियों में मेडिकल मदद करने के लिए डॉक्टर अवतार सिंह हैं। ऐसे जगदेव सिंह हैं, किसानों के फोटो देश भर में पहुंचे, ऐसे लोगों के छापे। उसी में एक हरेंद्र हैप्पी हैं, जिनसे हम लोग परिचित हुए इसी दौरान, क्योंकि एक मीडिया का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में वो जुड़े थे। उस ग्रुप के जरिए जो जानकारी मिलती थी उसके वो माध्यम थे, किसान और मीडिया के बीच। बहुत सारे मीडिया के साथी उस ग्रुप में हैं। उसी तरह से ये नाम है। तो ये तरह तरह के किरदार इस आंदोलन के जरिए सामने आए। उन किरदारों की भूमिका और इस आंदोलन को अगर एक मुकम्मल तरह से इस आंदोलन को देखेंगे तो लगेगा कि कभी सोचा नहीं गया था। मैंने भी नहीं सोचा था। ये अलग बात है कि मैं 1 साल से आंदोलन लगातार कवर कर रहा हूं, लेकिन मैंने भी नहीं सोचा था कि इस आंदोलन को ऐसी कामयाबी मिलेगी। कई बार आशंका होती थी, नहीं सोचा था से मतलब ये कि आशंका होती थी कि कितने दिन बैठे रहेंगे क्या, कभी हताश हो जाएंगे तो क्या होगा। बीच में कई बार आती थी खबरें कि भीड़ कम हो गई, किसान जाने लगे हैं, क्योंकि गर्मी भी, परेशानी भी, और उन्हें अपनी फसल की बुआई भी करनी है, कटाई भी करनी है, खेत खलिहान भी देखना है, गांव भी देखना है, बच्चे भी देख रहे हैं, परिवार भी देखना है, और सरकार से लड़ना भी और सड़क पर रहना है, जहां शौचालय की दिक्कत, पानी की दिक्कत। अब ये जागरण या जो ऐसे अखबार या ऐसे मीडिया वाले, उन्हें पिज्जा मिल रहा है, खाना मिल रहा है, लंगर मिल रहा है, तो ये इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया भर के गुरुद्वारों ने, देश भर के गुरुद्वारों ने, सिख समाज ने और उन सब लोगों ने, सेवादारों ने जबरदस्त मदद किसानों की। खाने पीने की कम से कम वहां कोई किल्लत नहीं थी और होनी भी नहीं चाहिए। जो किसान, जो अन्नदाता फसल उगाकर हमारे आपकी प्लेट में रोटियां देता है और चावल देता है, हमारे खाने के लिए जो भी अनाज है वो जिनके खेतों में उगता है, उन्हें खाने की दिक्कत क्यों होने लगी? नहीं हुई, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी ताकत लगी थी, जो गांव-गांव में उन्हें खाने पीने का सामान मुहैया कराते थे। मैं कल भी टिकरी बॉर्डर पर देखा, आ रहा है जीप से लदकर दूध आ रहा है, दूध पहुंचा रहा है कोई आदमी अपने गांव से इकट्ठा करके। तो ये सामूहिकता इस आंदोलन की एक बड़ी ताकत थी। और वो सामूहिकता इस मायने में भी कि इतने संगठन, 500 के आसपास संगठन है, छोटे बड़े, जिसके 25 किसान हैं, 50 किसान हैं। बड़े संगठन देखें तो 40 से 50 संगठन, 50 संगठन, अलग अलग राज्यों के लोग, अलग अलग विचार के लोग, अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के लोग, वो सब लोग एक साथ एकजुट होकर 380 दिनों तक दिल्ली में बैठे रहे। उसके 2 महीने पहले से आंदोलन चला। उनके बीच मतभेद डालने, खाई दरार चौड़ी करने की तमाम कोशिशें और साजिशें, कोशिशों से ज्यादा साजिशें हुई, कुछ प्रलोभन भी दिए गए होंगे। उसके बाद भी वो एकजुट रहे, वो टूटे नहीं, वो लगातार लड़ते रहे। अंदर बहसें भी होती रही, असहमतियां भी होती रही, हुई होंगी कई बार, लेकिन उन असहमतियों के बावजूद एकजुटता के साथ सरकार के सामने डट कर खड़े रहे कि नहीं, हमारी ये मांगे हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम नहीं हटेंगे। वो दिन भी जब प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में एक तरफा घोषणा कर दी कि अब किसान अपने घर लौटें, हमने आपकी बात मान ली, और लीजिए हमारी तपस्या में कुछ कमी हो गई, हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए। एक तो कुछ किसान तपस्या में कमी, तपस्या वो कर रहे थे जो सड़क पर बैठे थे। प्रधानमंत्री ने अपनी तपस्या का जिक्र किया। उन मौतों के बाद 700 से ज्यादा किसानों की मौतों के बाद, जान गंवाने के बाद भी जो टिके रहे, तपस्वी वो थे। लेकिन खैर चलिए, तो वो अंदाज ये था कि हमने कह दिया अब तुम अपने अपने घर लौटो, कोई बात नहीं करेंगे। किसानों ने कहा कि नहीं, हमारे बाकी मुद्दे भी हैं, उन मुद्दों पर सरकार बात करे। फिर टिके। फिर मुझे लगा कि कहीं कुछ पेच फंसेगा, अगर सरकार ने बात नहीं की, फिर ये रिस्क तो नहीं ले रहे हैं। किसी को भी लग सकता है कि यार लौट जाना चाहिए, रिस्क ले रहे हैं क्या? 3 बड़ी मांगे, 3 कानूनों की वापसी की मांग तो पूरी हो गई। लेकिन नहीं, उनके भीतर वो कन्विक्शन था कि हम इन मांगों पर भी बात करेंगे। अब यह हो सकता है कुछ गिव एंड टेक होता है, जैसे वो एमएसपी पर कानून के मुद्दे पर चाहते थे कि सरकार सैद्धांतिक तौर पर घोषणा कर दे कि हम एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने के पक्ष में सैद्धांतिक तौर पर हैं, संसद में या बाहर, और उसके बाद उसकी प्रक्रिया हो, कमेटी बने और आमने सामने बात करें। ये 2-3 चीजों पर लगातार बातचीत होती रही। जो परसों यहाँ दिल्ली में अशोक धवले, महाराष्ट्र के नेता हैं, उनके दफ्तर में मीटिंग हुई।
लेकिन ठीक है, सरकार उसके बाद भी अड़ियल उसमें रही कि वो मंत्री, कृषि मंत्री और जो सरकार के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वो उन्होंने किसानों से आमने सामने बात नहीं की। लेकिन हाँ, उन्हें वो चिट्ठी जो चाहिए थी सरकार के अधिकृत लेटर पैड पर, वो चिट्ठी कल सुबह मिली। अंदाजा हमें परसों ही लग गया था कि आंदोलन वापसी का ऐलान हो सकता है, और कल सुबह मुझे तारीख भी पता चल गई थी कि 11 तारीख को यह आंदोलन किसान यहां से लौटने लगेंगे, आज ऐलान हो जाएगा। वही हुआ भी। मैंने कल एक वीडियो में आपने देखा होगा, जोगिंदर सिंह उग्राहा जो पंजाब के बहुत बड़े नेता हैं, उनसे मिलकर मुझे बड़ा ये लगा कि एक शख्स जो किसानों के बीच, मजदूरों के बीच संगठन को मजबूत करने और उनकी हक और हुकूक की लड़ाई लड़ता है, जिले जिले में उनके संगठन है, वो किस तरह से अपने संगठन को एकजुट रखते हैं। एक अनुशासन है, डिसिप्लिन है, क्या करना है क्या नहीं करना है, शराबबंदी है उस पूरे संगठन में, आंदोलन के स्वरूप को लेकर कहीं किसी को उस नेतृत्व के तय किए गए दायरे से बाहर नहीं जाना, ये सब भी मैंने देखा। तो इस आंदोलन में बार बार जाने से बहुत कुछ सीखने और देखने की चीज थी, और इसलिए भी मैं बार बार जाता रहा कि समझूं कि आखिर वो क्या, कौन सी ड्राइविंग फोर्स है, वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी मनोदशा है, जिस मनोदशा के तहत कोई आदमी अपना घर छोड़कर, खेती किसानी छोड़कर, कस्बा छोड़कर, अमृतसर के पास से, गुरदासपुर से, भटिंडा से, बरनाला से, कहीं से जो 400, 500, 600 किलोमीटर दूर भी हैं, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे की दूरी कार से जा सकते, ट्रैक्टर से आ गए। 2 दिन ट्रैक्टर चलाते हुए आ रहे। परसों भी मैंने एक वीडियो दिखाया था कि कैसे किसानों के जत्थे ट्रैक्टर लेकर अमृतसर से आ रहे। वैसे ही उत्तराखंड के किसान, बाजपुर से, रुद्रपुर से, तराई के किसान, रामपुर से और उस इलाके से, वैसे पश्चिमी यूपी के किसान, गांव-गांव में मैं गया पश्चिमी यूपी के किसान। तो ये जो एकजुटता थी, इस आंदोलन की बड़ी ताकत थी। वो ताकत उस वक्त भी दिखी जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कानून वापस ले लिए, अब आप घर लौटें। तो किसी को लग सकता था कि अब यह आंदोलन खत्म हो जाएगा, अब घर, अगर किसान नेता भी चाहेंगे बैठे रहो तो भी लौटेंगे, लेकिन नहीं, तब भी बैठे रहे कि नहीं, जो मोर्चा फैसला करेगा वही करेंगे। और एक मैंने अपने वीडियो में कई बार बताया, मैंने कभी हताशा नहीं देखी किसानों में, कभी ऐसा कि किसान हताश हो गए, परेशान हो गए और अब सोचने लगे कि अब क्या करेंगे, अब तो सरकार हिल नहीं रही है, सरकार मान नहीं रही है। और ये सवाल मैं रिपीटेडली बार बार पूछता था कि अब क्या करेंगे, कितने दिन बैठेंगे। बल्कि कुछ मुझे यूट्यूब पर नीचे कमेंट में या फेसबुक पर कुछ साथी लिखते भी थे, या जी तंजू में एक ही सवाल कितनी बार पूछते हैं, या आप कितनी बार पूछते हो। हाँ, क्योंकि वो एक बुनियादी सवाल था कि भाई ये कब तक, लेकिन कब तक का आपने देखा, 378 दिन तक। और 380 दिन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल 380 दिन हो जाएंगे। कल मतलब 11 तारीख को, जब सामूहिक रवानगी होगी। वैसे छिटपुट किसान जा रहे हैं, सामूहिक रवानगी की बड़ी तैयारी है, ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ किसान जाएंगे, रास्ते भर उनका स्वागत किया जाएगा। और मोदी की सत्ता के सामने, जहां 300 से ज्यादा सीटों वाली पार्टी हो, 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में जिसकी सरकारें हो, संख्या बल के हिसाब से देखेंगे तो संसद को छोड़ दीजिए, संसद विधानसभा को छोड़ दीजिए, समर्थकों की संख्या बल के हिसाब से भी देखेंगे तो मोदी के सामने अगर संख्या बल के हिसाब से देखें तो महाबली है सियासत में। लेकिन उस महाबली मोदी में जो एक अहंकार है, एक गुरूर है कि हमें कोई झुका नहीं सकता। वो 2 चेहरे होते हैं ना, मुहावरा है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। वो सामने आपको तपस्वी दिखते हैं, केदारनाथ गुफा में दिखते हैं, ध्यान गुफा में दिखते हैं, बहुत विनम्र दिखते हैं, हमें चौराहे पर बुला लेना 50 दिन बाद, ये सब कहते हुए दिखते हैं। लेकिन दरअसल उसके पीछे एक, ये जो जागरण लिख रहा है किसानों के लिए जिद, उनके पीछे, उनके भीतर जिद है, उनके भीतर ये है कि नहीं, मैं तो बार बार बोलता हूं, एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं, जो मैंने फैसला कर दिया कर दिया। तभी कैबिनेट के बारे में खबरें आती कि बहुत सारे कैबिनेट के उनके सहयोगियों को नहीं पता होता है मोदी के बड़े बड़े फैसलों के बारे में, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान हो। लेकिन खैर, तो प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता को झुकने को मजबूर करना, और इस कदर झुकने को मजबूर करना कि उसके बाद भी लौटने की बजाय अपनी मांगों पर टिके रहना, सरकार संवाद का कोई रास्ता खोलने को तैयार नहीं कि अब लौटो, फिर भी किसान नेताओं के कहने पर किसानों का टिके रहना कि नहीं, हम पूरा अपना
अपनी मांग जो है, जिसमें मुकदमे की वापसी एक बड़ी मांग है, उसको लेकर जाएंगे तो अपने आप में ये बड़ी और मुकम्मल कामयाबी है। और जाहिर है, चूंकि 1 साल से मैं इस आंदोलन को लगातार कवर करता रहा, इसलिए हर पहलू को मैंने देखा। और आप सब लोग, अब मैं शुक्रिया जरा आप लोगों का भी अदा करूं, वो तमाम जो दर्शक जो लगातार 1 साल तक देखते रहे, 1 साल से ज़्यादा वक्त हुआ मेरे यूट्यूब को, आप सब लोगों को शुक्रिया। यूट्यूब चैनल मेरा कल 20 लाख 2 मिलियन सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब हो गया। सच कहें तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा और उम्मीद नहीं थी, लेकिन हुआ, और ये सब हुआ क्योंकि आप लोगों का स्नेह और प्यार मिला। मैं अपील करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोग ऐसे ही स्नेह और प्यार देते रहेंगे। सब्सक्राइबर जो नहीं है वो सब्सक्राइबर बने। और देखो बीच में अरे तार टूट सकता है, तार टूट सकता है, तार इसके गले में फंसा, देखो प्लीज। ये बीच में मेरे घर में एक पालतू डॉगी है, वो अचानक आ गई, तार मेरा ऑडियो का, और इनको गोद में लो, तार टूटे, आ जाओ, तार टूटता है, माफ करें। बीच में ऑडियो, पता नहीं ऑडियो आ रहा है शायद, देखिए सब गिरेगा अभी। एक डॉगी है, वो बीच में जंप करके आ गई, उनको जरा पकड़ो, वो बीच में। खैर, तो इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे। अब मैं कुछ लोगों के कमेंट नीचे देख रहा हूँ। गोपाल कुमार, हेमंत, अब एक ही बात आप बार बार बोल रहे हैं, गोपाल जी राजीव दीक्षित के ऊपर वीडियो बनाए, बहुत वीडियो राजीव दीक्षित के ऊपर बने हुए हैं। अब जिन्हें बनाना है वो बना रहे हैं, मेरे लिए उन पे वीडियो बनाना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। शुक्रिया शादाब जी, बहुत शुक्रिया। रोशन नारायण जी, बहुत शुक्रिया आपका। सुरजीत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। दिनेश जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जर्नैल सिंह, बहुत शुक्रिया आपका। राज सोनी जी, शुक्रिया आपका। प्रेम बाबू, शुक्रिया आपका। बहुत सारे जो साथी लगातार फेसबुक पर जिनके कमेंट आ रहे हैं, जल्दी कुछ नाम पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। रितिका, शुक्रिया आपका। इरफान, आपका भी शुक्रिया। ऋतिक, आपका शुक्रिया। एक मिनट, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, इसको। कुलदीप, आपका शुक्रिया। सुरेश जी, आपका शुक्रिया। प्रभुजीत, इरफान, उत्कर्ष, उत्तम, अब्दुल, सचिन, दीपक, गोपाल जी, महावीर, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं बार बार कहूँगा कि बिना आपके सहयोग के तो कुछ हो नहीं सकता था। ये दरअसल आप सबकी मोहब्बत है कि आज यहाँ तक मैं पहुँच पाया। जमील कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुरेश चौधरी, बहुत शुक्रिया। गौरव कंबोज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। उत्तम आचार्य, आपका भी शुक्रिया। और सच कहूँ तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, ये बार बार कहूँगा, कि इतना लोग देखेंगे और इतना आप लोग प्यार करेंगे और इतना मेरे वीडियो का इंतज़ार करेंगे। गोपाल जी, मैं राजीव दीक्षित से मेरा कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं, लेकिन छिटपुट उनके वीडियो मुझे यूट्यूब पर दिखे हैं, उससे ज़्यादा मैं जानता नहीं हूँ। और विकास मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया आपका। सुरेश चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आकाश, मोदी विरोधी की बात नहीं है। आकाश चौधरी लिख रहे हैं कि आप मोदी विरोधी हैं। मोदी समर्थक मैं क्यों बन जाऊं, ये बताओ पहले। मैं जर्नलिस्ट हूं, पत्रकार का काम क्या किसी सरकार का समर्थन करना होता है? नहीं होता है। चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो। मैं मनमोहन सिंह का भी समर्थक नहीं था, मैं किसी भी सरकार का समर्थक नहीं था जब भी पत्रकारिता की, और मैं आगे भी किसी की सरकार का समर्थक होना मेरा काम नहीं है। तो इसमें मोदी विरोधी की बात कहाँ है? आप चाहते हैं सब मोदी समर्थक हो जाएं, जैसे 100 पत्रकार, 100 चैनल, 100 मीडिया घराने मोदी समर्थक हैं, उससे आपको दिक्कत नहीं है। जो सरकार की तरफ से डुगडुगी बजाते हैं, मुनादी बजाते हैं, एकदम क्या कहें, चमचागिरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हैं, उनसे आपको दिक्कत नहीं है। तो हाँ, मान लीजिए कि मैं समर्थक नहीं हूं। मैं ये मोदी विरोधी शब्द नहीं कहूंगा, मैं समर्थक नहीं हूं, सरकार समर्थक नहीं हूं। सरकार का समर्थन करना और सरकार समर्थक होना प्रवक्ता होना होता है, पत्रकार होना नहीं।
तो मैं पत्रकार हूं। बाकी सरकार का समर्थन करने के लिए, सरकार के साथ दिन रात खड़े रहने के लिए, सरकार के हर सही गलत पे सरकार का पक्ष लेने के लिए उनके प्रवक्ता हैं बहुत। जिस दुर्भाग्य से आज की तारीख में हमारी बिरादरी के भी 50 पत्रकार उनके प्रवक्ता ही बने। कई बार पता ही नहीं चलेगा संबित पात्रा ज्यादा मजबूती से सरकार का बचाव कर रहे हैं या कोई गोस्वामी और चौधरी कर रहा है, माफ करिए। तो विकास जी बहुत शुक्रिया आपका, अजय संधू साहब शुक्रिया। तो अब मेरे ख्याल से इस वीडियो को आप लोगों की इजाज़त हो तो ख़त्म करते हैं, लंबा वीडियो हो गया है और फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। किसान अब देखो बहुत लोग लिख रहे हैं किसान आंदोलन से दुकान बंद होगी। भाई मेरी कोई दुकान बंद नहीं हुई, चिंता मत करो। मैं अब यूपी इलेक्शन पे निकलूंगा, उसके बाद फिर चुनाव होगा। देश में पत्रकारिता के लिए बहुत स्कोप है, जैसे चाटुकारिता का बहुत स्कोप है, उनके पास कभी काम बंद नहीं होगा। आज इस सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं जो लोग, उनमें से कई लोग पिछली सरकारों की ऐसे ही चाटुकारिता करते थे। वो चौधरी जी है ना एक, वो कांग्रेस के बहुत बड़े एजेंट थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मंत्री, 20 साल तक यही सब काम उन्होंने किया। आज इस सरकार के एजेंट हैं या सरकार के समर्थक हैं। नाम मैं किसी का नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ चौधरी जी बोल रहा हूँ। तो इसलिए जिनकी वो फितरत है हर सरकार में वही काम करते हैं। तो चिंता मत करिए, मेरे पास बहुत काम है, अच्छी खासी टीम है, आप अपनी चिंता करिए। बहुत शुक्रिया जो लोग मेरे काम को एक्नॉलेज कर रहे हैं। मैं लगातार आपके कमेंट देख रहा हूँ, लेकिन अब इस वीडियो को आपकी अनुमति के साथ ख़त्म करूँगा। कोशिश करता हूँ कि रात में फिर मिले। हाँ, रोशन नारायण जी शुक्रिया आपका, संदीप जी शुक्रिया आपका। ये बहुत तेज़ी से जा रहा है, इसको कैसे रोकूं कमेंट को। सुरजीत उत्तम आचार्य, आकाश चौधरी थैंक यू आकाश, सुबोध कुमार शुक्रिया, कृष्णा जी शुक्रिया, अमित जी शुक्रिया। और मैं आपको बताऊं कि कल चूंकि किसानों की सामूहिक रवानगी होगी, तो मैं कल देखता हूं कि सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, अलग अलग जगह की जहां की तस्वीर पहुंचा सकूं वो मैं तस्वीर आपको पहुंचाऊं, और लगातार मेरी तस्वीरों के ज़रिए आप देख पाएंगे। शरद अहिर धन्यवाद, किसानों के लिए काम किया, शुक्रिया। अभिषेक ये कह रहे हैं सही, आप टेनी के सवाल पर एक तरह से कह सकते हैं बीच का रास्ता निकाला गया है, लेकिन किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, देखते हैं। मुजम्मिल फ़कीर साहब, लीजिए आपका नाम भी ले लिया मेरे ख्याल से। रणवीर सिंह, अमृतसर भी जाऊंगा रणवीर जी, देखता हूँ, चूँकि अब यूपी पंजाब दोनों जगह चुनाव है तो कोशिश करूंगा कि दोनों जगह जाऊँ। रफ़ीक मकवाना आपको धन्यवाद, आपको भी शुक्रिया रफ़ीक जी। राहुल खोब्स शुक्रिया राहुल। महेश यादव शुक्रिया आपका। शिव सागर जी थैंक यू। हरदीप सिंह, हाँ एक बात और मैं कहूँगा, हरदीप सिंह जैसे पता नहीं नाम से लग रहा है हरदीप, आप पंजाब के होंगे शायद, कई इसमें पंजाब के लोग दिलजीत सिंह दिख रहे हैं, शायद पंजाब के होंगे, अंदाज़ा लगा रहा हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। पंजाब के लोगों से मुझे बहुत मोहब्बत मिली है, बहुत प्रेम मिला। कल भी मैं बॉर्डर पे था, टिकरी और सिंघू, और मैं मुरीद हो गया, मुरीद क्या कहूँ, एकदम दिल से कर्जदार हो गया। जितनी मोहब्बत, जितना प्रेम, जितना स्नेह पंजाब के लोगों ने दिया। और कल एक सरदार जी मुझे मिले जो 75 साल शायद उनकी उम्र होगी, फोटोग्राफर रहे हैं, कई अखबार में हैं, अभी भी कल कैमरे के साथ थे, और मुझे गले मिलकर इतने भावुक और इमोशनल हो गए कि लगा कि ये पूंजी है बहुत बड़ी जो मैंने 25-30 साल की पत्रकारिता में नहीं कमाई, जो इस 1 सालों में कमाई है। तो उस पूंजी के साथ मैं अपनी ज़िंदगी के इस पल को जो 1 साल में मैंने बिताए हैं, ख़ास तौर से दर्ज रखना चाहता हूँ उन तमाम यादों के साथ। तो फ़िलहाल आप सबका बहुत शुक्रिया। और कुछ लोग देख रहा हूँ सुपर चैट, अमृतपाल सिंह आपका भी शुक्रिया, रुक्मिनी चौधरी शुक्रिया आपका, सतीश जी आपका शुक्रिया, जसवंत जी फिरोजपुर भी आएंगे, जसवंत जी, अमनप्रीत गिल। चलिए तो अब थोड़ा वक्त ज़्यादा हुआ, नसीब सिंह, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी, अनुमति चाहता हूँ क्योंकि मुझे फिर किसी तरफ सोच रहा हूँ, गाजीपुर बॉर्डर या कहाँ जाऊँ। बनारस भी आएंगे, किसी ने पूछा, नाम बहुत तेज़ी से निकल गया। बनारस तो आना ही है, काशी क्यों नहीं जाना है, महादेव की नगरी है और प्रधानमंत्री वहाँ से चुने हुए नुमाइंदे हैं, अभी तो लगातार वो कैंप करेंगे, तो बनारस भी आना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी, साथ में एक अपील
कि आप में से अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा संकोच में कम बोलता हूँ मैं। किसान आंदोलन के दौरान 3 महीने में, बंगाल चुनाव के दौरान शायद मैंने किसी वीडियो में कभी नहीं बोला, लेकिन लगता है कभी कभी बोल देना चाहिए। और उसमें बगल में क्या होता है, कोई बेल आइकन होता है, उसको ज़रूर दबाएं जिससे नोटिफिकेशन जाता है। तो ये आप इतनी हौसला अफजाई करें ताकि मेरी बात। यूएसए से लिख रहे हैं कोई, थैंक यू चंपी साहब, बहुत शुक्रिया सैन फ्रांसिस्को से। एक और बात, विदेशों से मुझे बहुत संदेश आते रहे, यूएस से, यूके से, यूरोपियन कंट्रीज से, कनाडा से। तो उन सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया जो दुनिया भर में मेरे वीडियो देखते रहे और मेरी हौसला अफजाई करते रहे। तो शुक्रिया और नमस्कार। कोशिश करेंगे कि रात में आपसे फिर मिलें। अब देखिए कुछ आ जाता है कमेंट। सिंह साहब कहाँ से हैं? शुक्रिया सिंह साहब, आपका पूरा नाम नहीं दिख रहा है, सिंह 911 दिख रहा है। चलिए आपका शुक्रिया, ऑस्ट्रेलिया से हैं शायद। दारा कंबोज साहब आपका भी शुक्रिया। सोनू शुक्रिया आपका। अमन बजाज, राम अवतार, रीमा, राजवीर, रियल इंडियन, देवांशु चौधरी, फ़खरुद्दीन आलम, हरप्रीत कौर। एक हरप्रीत कौर है, अगर नाम याद है मुझे हरप्रीत। मुझे लगता है आपके वीडियो, आपके कमेंट्स मैंने ज़्यादातर वीडियो में देखे हैं। तो मैं नहीं जानता हरप्रीत आपका ये, हरप्रीत कौर आप कहाँ के हो, क्या करते हो, लेकिन चूँकि आपने लगातार मेरा हौसला बढ़ाया हर वीडियो में, इसलिए आपको शुक्रिया करना बनता है ख़ास तौर से। और एक ललित यादव जी हैं जो अभी इसमें नहीं दिख रहे हैं, वो फर्स्ट डे से, जिस दिन से मैं वीडियो कर रहा हूँ उस दिन से कमेंट भी करते रहे जब मैं लाइव करता था, और उसके अलावा कभी कभी टेक्स्ट मैसेज भी करते हैं और लगातार हौसला बढ़ाते रहते हैं। तो ललित जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाराज़ भी होते हैं, हम दोनों में कभी कभी थोड़ी नोकझोंक होती है, थोड़ा सवाल ज़्यादा पूछते हैं, मैं कहता हूँ इतना सवाल मत पूछो। तो खैर, तो ललित जी आपका नाम लेकर ख़ास तौर से मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि आप पहले दिन से जो शुरुआती हमारे दर्शक हैं उसमें आप शामिल हैं। पता नहीं ये बात आप तक पहुंचेगी कि नहीं, पहुंचनी चाहिए। रोशन नारायण जी आपका शुक्रिया, आप लोग भी वो शुरुआती दर्शक हैं। तो फिलहाल जब भी सोचता हूँ वीडियो ख़त्म करूँ तब तक फिर मुझे नीचे नाम दिखते हैं, तो लगता है कि नहीं आज वक्त है, मौका है, तो कुछ लोगों को शुक्रिया ख़ास तौर से अदा करूँ, इसलिए फिर वीडियो में देर हो रही है, लेकिन अब तो ख़त्म करना पड़ेगा। नमस्कार।